स्वागत है आपका मेरी चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। एक छोटी सी कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मानवा की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, क्या आपने सुना है? हम एक लेडी को फुसफुसाते हुए देखते हैं जो कहती हैं, मदीना परिवार की यंग लेडी। तलाक के बाद वह अपने परिवार के पास लौट आई। उसका बच्चा अभी भी बहुत छोटा है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। वह बिना पिता के अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करेगी? तभी हम एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद होता है। वो लड़की उस लेडी के पास आ जाती है जिससे वो लेडी घबरा जाती है और वो लेडी जिससे बात कर रही थी वो भी घबरा जाती है। यह होती है हमारी नायिका जो आकर कहती है, आप बहुत ही सम्मानीय युवती होंगी जो मेरे बेटे की भी चिंता करती है, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसका बच्चा आकर उसके गले से लग जाता है। वो कहती है, कारण मैं हूँ इस बच्चे की माँ। और हम बच्चे को भी देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें नरेटर बताता है, कई महीने पहले हम एक खूबसूरत मैंशन को देख पाते हैं। बताया जाता है कि उस दिन जब मुझे इसका एहसास हुआ, आईने में एक लड़की खड़ी होती है जो बहुत ज़्यादा शौक में होती है और कहती है, मैं उस फैंटासी नावल की दुनिया में रिकार्नेड हो चुकी हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, निंदा का नावल सेरेनेड। वो शौक होकर देखती है और कहती है, सोफिया ग्रैंड कॉर डचेस। फिर वह बताती है, जिस कैरेक्टर में मेरा पुनर्जन्म हुआ वह तथाकथित विलन है। उसने अपने बेटे की क्षमताओं का इस्तेमाल विद्रोह शुरू करने के लिए किया। अंततः वह नायक द्वारा निंदा की जाती है, यानी कि नापसंद की जाती है, जिसने संत की शक्ति हासिल कर ली है। वह मन ही मन सोचती है, तो इसका मतलब है मेरी भी निंदा की जाएगी। ये कहते हुए वो पैनिक करने लगती है। तभी मेड आकर कहती है, गुड मॉर्निंग लेडी सोफिया। वह कहती है, और पुनर्जन्म के अलावा मैं अचानक माँ बन गई। उसका नाम है एडम और ये एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है जो माँ पुकारते हुए आगे बढ़ता है। हमारी फीमेल लीड घबरा जाती है और शौक होकर उसे देखती है और कहती है, सोफिया का बेटा इतना प्यारा है। वो तो बेचारी पिघल ही जाती है। इसके बाद वह उसे गले से लगा लेती है और मेड कहती है, लेडी सोफिया। वो चौंक कर मेड की तरफ देखती है। मेड फिर कहती है, लेडी कैथरीन आपको बुला रही है। हम यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो लेडी सोफिया कहकर चिल्लाते हुए कमरे में आती है और चिल्ला कर कहती है, आप कितनी देर सोने की प्लानिंग बना रहे हैं? और वो ठीकी सी नज़रों से सोफिया को देखती है। यहाँ पर सोफिया का बेटा एडम घबरा गया होता है। सोफिया बताती है, यह असभ्य महिला जो बिना परमिशन के मेरे कमरे में चली आई है, मेरे पति की माँ, दूसरे शब्द में मेरी सास, यानी कि ये जो लेडी होती है ये सोफिया की सास होती है। इनका नाम होता है कैथरीन ग्रैंडकू, डचेस ऑफ ग्रैंड कोल। सोफिया की शादी 5 साल पहले प्रतिष्ठित ग्रैंड कोर परिवार में हुई थी। वह वारिस ट्रिस्टन से पागलों की तरह प्यार करती थी। हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया होती है जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चला। जैसे ही उनकी शादी हुई उनका पति ठंडा पड़ गया
और उसकी सख्त सास ने उसका अनुसरण किया। अपने पति के प्रति उसका प्यार जुनून में बदल गया। सोफिया ने अपनी सास के नियंत्रण में आकर अपना दिल मार डाला। इस तरह सोफिया असली खलनायिका बन गई। इस दर पर एडम भी। सोफिया मन ही मन कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। हम खाने की मेज देख पाते हैं जहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर सोफिया की सास और उसके हस्बैंड होते हैं। जहाँ सोफिया अपने बेटे के साथ बैठी हुई होती है, वहाँ पर सोफिया के बच्चे यहाँ से गिलास गिरने लगता है और देखते देखते गिलास गिर जाता है। बच्चा बहुत घबरा जाता है। सास रूड अंदाज में कहती है, एडम, संतुष्ट होने से पहले कितनी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा। वह 3 साल का हो चुका है और अभी भी ठीक से खा नहीं पाता। आप सचमुच पालन पोषण में लापरवाह है लेडी सोफिया। मारते हुए सोफिया का हस्बैंड कहता है, आपको अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान से नज़र रखनी चाहिए। और सास भी कहती है, क्या एडम के साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। सोफिया उनकी तरफ देखती है और सास यहाँ पर नौटंकी करते हुए कहती है, वह इस तरह का उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य नहीं है। एडम बेचारा यहाँ पर कांपते हुए रो रहा होता है और सोफी बताती है, पुरानी सोफिया ने बदले में कुछ नहीं कहा होगा। वो मन ही मन सोचती है, लेकिन यह आज ख़त्म हो रहा है। वो उठती है और कहती है, पूरे सम्मान के साथ, सास जी, आपके बेटे को भी जो 28 साल का है, काफ़ी कुछ मुद्दे है ना। सास यह सुनकर घबरा जाती है और उसका सोफिया का हस्बैंड भी यहाँ पर शॉक हो जाता है। सोफिया कहती है, ओह माय, क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा। जिससे सोफिया की सास घबरा कर कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सोफिया कहती है, आप ठीक से जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मदर इन लॉ, आपका बेटा, वह एक ड्यूक के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, लापरवाही से पैसा खर्च करता है और हर समय शराब पीता रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसका एक निम्न स्तर की महिला के साथ संबंध है। मेड पीछे खड़ी शौक हो जाती है और सोफिया का हस्बैंड तो बेचारा खौफ में ही होता है कि ये क्या हो रहा है। वो एक्सप्लेन करने लगता है, शांत हो जाए, अपना आपा मत खोए। सोफिया इतराती हुई कहती है, वह मर्द जो अपनी हैसियत का इस्तेमाल उन महिलाओं को लुभाने के लिए करते हैं जो आसान शिकार है। सोफिया का हस्बैंड यहाँ पर घबरा जाता है। सोफिया कहती है, मैं उनसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। इसके अलावा बच्चे अपने माता पिता को देखकर बड़े होते हैं और इस बच्चे के लिए क्या आपने एक अभिभावक के रूप में कुछ भी किया है। यहाँ पर सोफिया की सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टेबल पर पटकते हुए, दांत सिकोड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या आप परिणामों के लिए तैयार है। फिर सोफिया बटलर को दिखाते हुए कहती हैं, आह बिल्कुल। और वह एक पेपर दिखाती है जहाँ लिखा होता है डिवोर्स पेपर। और वो पेपर आगे बढ़ाते हुए कहती है, आज से मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। वो अपने बच्चे की हाथ पकड़ती है। सोफिया का हस्बैंड चिल्लाकर कहता है, सोफिया, क्या तुम सीरियस हो। सोफिया जाने लगती है। वो लोग पीछे से चिल्लाकर कहते हैं, बस 1 मिनट रुको, आप एडम के साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं। वह बच्चा ग्रैंड कौर परिवार का उत्तराधिकारी है। सोफिया कहती है, तब तो तुम्हें उसे और ज़्यादा प्यार दिखाना चाहिए था।
सोफिया की सास चिल्लाकर कहती है, और आप कहाँ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं? क्या यह क्लियर नहीं है? सोफिया पलट कर कहती है। सोफिया मन ही मन कहती है, मैं अपने परिवार के पास वापस जा रही हूँ। सोफिया के हस्बैंड और उसकी सास शॉक हो जाते हैं। कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ एक बग्गी होती है। सोफी बग्गी में बैठे बैठे सोच रही होती है, अगर मैं इन लोगों के साथ रही तो कोई भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर मैं ग्रैंड कौर परिवार को छोड़ भी दूँ तो भी कोई समस्या नहीं है। वह मुस्कुराकर मन ही मन कहती है, क्योंकि सच कहा जाए तो सोफिया का परिवार मेडिना परिवार अविश्वसनीय रूप से सावधान है। वह पैसों के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। मुझे अपने फ़ायदे के लिए जो भी हो सके उसका इस्तेमाल करना होगा। हम एक खूबसूरत मैंशन को देख पाते हैं जहाँ जाकर सोफ़ी थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद होता है। वो घर के सामने जाती है जहाँ जाकर उसे म्यूजिक की धुन सुनाई देती है। वह मन ही मन कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी चल रहा है। बटलर जी पीछे से कहते हैं, क्या हम दरवाजे से अंदर जाए? सोफी कहती है, क्यों? यह सभी का अभिवादन करने का अच्छा अवसर है। फिर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर एंट्री करती है। जहाँ बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वहाँ लोग फुसफुसाने लगते हैं कि क्या यह नहीं है लेडी सोफिया। हमें वहाँ पर एक इंसान दिखाया जाता है जो पलट कर सोफी की तरफ देखते हैं। सोफी मन ही मन उन्हें देखकर कहती है, मेरे पिता इन सभी मेहमानों के सामने मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई हूँ। वो ये कहती है। यहाँ पर हमारी चैप्टर 1 ख़त्म होती है। तो चलो चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सोफिया अपने पापा के सामने खड़ी होती है और मन ही मन कहती है, ये इंसान, ये होते हैं सोफिया के पापा, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हमें दिख रहे होते हैं। सोफिया यहाँ पर हमें बताती है कि ओलिविया मेडिना परिवार के मुखिया, ड्यूक के पद तक पहुंचकर एक उल्लेखनीय इंसान। सोफिया के फादर थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, सोफिया तुम यहाँ क्यों हो? सोफिया फिर हमें बताती है कि पुनर्जन्म से पहले मैं एक खाद्य निर्माता कंपनी में बिक्री का काम करने में व्यस्त थी। खाद्य निर्माता यानी कि फूड मैन्युफैक्चरर। मैं हमेशा वही करती थी जो ग्राहक मांगते थे। मैंने अपने जूनियर्स का काम भी अपने ऊपर ले लिया। मेरे बॉस ने आंखें मूंद ली। मैं अकेली थी जो हर रात ओवर टाइम काम करती थी। कई बार मैंने नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोचा। स्टूडेंट लोन और मेरे गरीब परिवार पर भरोसा करने का कोई तरीका नहीं है। मैं उस सिचुएशन को छोड़ने से डरती थी। उसी समय उसने कहा था कि काश मेरे पास और ज़्यादा पैसा होता। तभी एक रोशनी चमकी। उसके पास फ़ोन आया। फ़ोन में किसी ने कहा, आखिर क्या हो रहा है? वो बताती है, उस दिन जिस जूनियर को मैंने एक ग्राहक सौंपा उसने उन्हें गुस्सा दिला दिया और हमने एक महत्वपूर्ण बिजनेस साझेदार को खो दिया। बॉस बड़बड़ाने लगा, मैं कुछ समय से सोच रहा हूँ, या शायद कुछ समय से, क्या आपको नहीं लगता कि आप ग्राहकों को कुछ ज़्यादा ही खुशामद करते हैं ताकि वह खुश रहे? क्या आप समझते हैं कि चीज़ों की देख रेख करने की जिम्मेदारी का क्या मतलब है? सोफिया बताती है, और किसी तरह बस मुझे ही सजा दिया गया और पदावत किया गया।
क्यों? मैं ही क्यों? वह बहुत ज़्यादा रोते हुए कहती है, यह हमेशा ठीक था, लेकिन मैंने वह सब कुछ जो मैं कहना चाहती थी अपने अंदर ही दबा कर रखा। मैंने खुद को इसे स्वीकार करना सिखाया था। वो सीढ़ियों से गिरने लगती है, आंखों में आंसू लिए, और कहती है, मैं विश करती हूँ अगर मैं ज़्यादा आज़ादी से जी सकती। शायद यही है क्यों मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया। एक खूबसूरत चमकती हुई चेहरा। यहाँ पर हम फिर से कहानी के प्लॉट पे लौट आते हैं, जहाँ सोफी से उसके पिता कहते हैं, सालों तक ना मिलने के बाद आप अचानक आ गए, ऐसा क्यों? सोफी कुछ ना कहते हुए अपने फादर की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने तलाक लिया, मेरे लिए और एडम। उसके पिता कुछ नहीं कहते, चुप रह जाते हैं। सोफी कहती है, मैं यहाँ एक परिवार के रूप में फिर से एक साथ रहना चाहती हूँ। उसके पिता यहाँ पर थोड़े से काँप रहे होते हैं और कहते हैं, तुम जो हमेशा इतने स्वार्थी थे। उनकी आंखों में आंसू होता है और वह कांपती आवाज़ में कहते हैं, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं। वह अपने फादर की तरफ देखती है और उसका छोटा बच्चा बेमासूम सा चेहरा बनाकर अपने नाना को देख रहा होता है। सोफी के फादर अपनी आंखें खोलते हैं और अपने नाती को देखते हैं जो कि ब्लश कर रहा होता है। वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, आपने 3 साल बाद आपने आखिरकार अच्छा किया। ये कहते हुए वह अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। सोफिया यहाँ पर शॉक हो जाती है। यहाँ पर सोफिया के फादर अपने पोते को गले लगाते हैं तो बच्चा कहता है, ग्रैंड फादर। और सोफिया के पापा कहते हैं, हाँ मैं हूँ ग्रैंडफा, तुम्हारा फा। सोफी अपने फादर को पुकारती है तो वो पीछे पलटते हैं और कहते हैं, आप दोनों सफ़र से थक गए होंगे, जितना ज़रूरत हो उतना आराम करें। सोफी के फादर सोफी को वेलकम होम कर स्वागत करते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफी बात लेते हुए सोचती है, मैं जानती थी कि वे धनवान है, लेकिन तभी मेड आकर कहती है, लेडी सोफिया आपका खाना तैयार है। सोफिया कहती है, थैंक यू। फिर हम खाने को देख पाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और लग्जरी होते हैं, जिन्हें देखकर सोफिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वही तो बताती है कि मदीना परिवार की संपत्ति मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। क्या इतना खाना हर दिन परोसा जाता है? वो मुस्कुराती है। वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सोफिया। और ये होती है सोफिया की मॉम। सोफिया कहती है, माँ मैंने कल आपका ठीक से स्वागत नहीं किया। सोफिया की मदर जवाब में कहती है, सच में आप अचानक लौट आए फिर सीधे बिस्तर पर चले गए। वैसे एडम कहाँ है? वो दोनों एक साथ मुड़ते हैं। जहाँ सोफी की मदर कहती है, वो रहा तुम्हारे पिता के साथ। जहाँ हम देखते हैं कि सोफिया के पापा अपने नाती के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं और वो खेलते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। बच्चा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। कुछ देर बाद सोफिया आती है और कहती है, ये बहुत हुआ। वो अपने फादर को खुश देखते हुए मन ही मन कहती है, एडम इस तरह मुस्कुरा सकता है। फिर फादर खांसते हुए कहते हैं, आप थक गए होंगे, वही सुनिश्चित करे कि आप अच्छा खाएं। सोफिया मुस्कुराकर हाँ कहती है। उसके बाद कुछ देर का समय बीतता है और सोफी चाय पीते हुए कहती है, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर सोफिया की मॉम शॉक हो जाती है और पूछती है कि सोफिया को धन्यवाद कहने के लिए आपको सचमुच बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। ये कहते हुए मॉम रोने लगती हैं। सोफिया उन्हें रोता हुआ देख संभालते हुए कहती है, हाँ यह सही है। फिर मॉम कहती है, कोई बात नहीं, आपके पिता ऐसे ही समय के लिए पैसे बचाते रहते हैं।
जब उनके बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माता पिता हमेशा उनकी मदद करना चाहते हैं। सोफिया अपनी मॉम की बातें सुनकर सोचती है, माता पिता को भी ऐसा महसूस होता है। फिर मॉम सोफिया के पास जाती है और कहती है, हम आपके बारे में चिंतित है। शादी के बाद आपने हमसे संपर्क करना बंद कर दिया। सोफी उनसे माफ़ी मांगती है और बताती है कि नॉवल में सोफिया खुद को मदद मांगने के लिए नहीं ला सकी। क्या वह सिनकट होती और सोफिया की मॉम कहती है, और ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना है। तभी मेड आकर कहती है, महोदया मुझे माफ़ कीजिए। मॉम पलटती और कहती है, माफ़ करिए, हम बाद में बात करेंगे। सोफिया भी उन्हें फुसफुसाते हुए देखती है। फिर सिनकट होती है और हम एक खूबसूरत बगीचे को देख पाते हैं जहाँ सोफिया अपने बेटे के साथ बैठी होती है और वो ताजगी का आनंद लेते हुए सोचती है, पुनर्जन्म से पहले मैं अपने माता पिता दोनों से अलग हो चुकी थी, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या अगर मैं शादीशुदा होती और मेरा कोई बच्चा होता तो क्या सिचुएशन अलग होती। जब से मैंने पुनर्जन्म लिया है मैं भी आराम कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगती है। वैसे माँ पहले क्या करने वाली थी, मुझे हैरानी है कि यह क्या था। उस समय मैं इतना खुश थी कि सब कुछ भूल गई कि यह स्वर्ग संकट का सामना करने वाला था। तब ये घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देता है और हमें एक खूबसूरत हैंडसम इंसान को देख पाते हैं जो कि घोड़े के ऊपर ही सवार हुआ होता है और जो सोफी और उसके बेटे को सोते हुए देख पाता है। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 2 ख़त्म होती है। चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि लड़ाई नहीं, ट्रेनिंग कर रहे होते। हम वहाँ पर एक खूबसूरत आदमी को देख पाते हैं और दूसरी तरफ और एक आदमी देख पाते हैं जो कि उस खूबसूरत इंसान के वार को झेल नहीं पा रहा होता है और बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ होता है। उसकी तलवार देखते ही देखते उड़ जाती है। यहाँ पर वो इंसान शौक हो जाता है और कांपती आवाज़ में कहता है, चलो एक बार आराम से रहो। वो अपनी तलवार से कहता है। दूसरा इंसान जिसने उसकी तलवार को दूर फेंका था, वह इंसान कहता है, इसे सीरियसली लो लुकास, टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। लुकास इतराते हुए जवाब देता है, हम सभी जानते हैं कि आप वैसे भी जीतने वाले हैं। यहाँ पर वही हैंडसम आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है लियो ड्यूक ऑफ लॉरेन। लुकास उन लड़कियों को हाथ हिलाकर हेलो करते हैं और हमारे नायक से कहते हैं कि आप आज घर जा रहे हैं, है ना? जिसके बारे में बात करते हुए, क्या आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी बेटी नहीं थी, वह अपने परिवार के पास वापस चली आ गई, है ना? लॉरेन यहाँ पर कोई जवाब ना देते हुए अपने घोड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, यह मेरा कोई काम नहीं है। सिनकट होता है और हम फिर से बगीचे को देख पाते हैं जहाँ पर हमारी नायिका सोफिया अपने बेटे की आवाज़ से उठती है और अंगड़ाई लेते हुए आके पहुँचती है और अपने बेटे से कहती है, मैं कब से सो रही हूँ। मन ही मन कहती है, दिन में समय की चिंता किए बिना सोना बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों माँ बेटे अंगड़ाई लेते हैं। सोफिया अपने बेटे एडम से कहती है, ठंड बढ़ रही है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? इसके बाद वो दोनों महल के अंदर से जाने लगते हैं। जाते हुए सोफिया अपने मन ही मन कहती है, यह जगह एक बुलबुलैया की तरह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही खो जाऊंगी। उसका बेटा भी क्यूरियोसिटी से इधर उधर देख रहा होता है। वो बच्चा एक गुलदस्ते को देख पाता है और धीरे से वहाँ जाता है जहाँ एक गुलाब पड़ा होता है। बच्चा उस गुलाब को उठाने की कोशिश करता है और उसे याद आता है कि उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो उसे मारा करती थी। ग्रैंड माँ कहती थी कि बिना परमिशन के इसे मत छुओ।
और वह बहुत ज़्यादा घबराया होता है और वह चिल्लाकर कहता है, मुझे माफ़ करे। तभी सोफिया आकर उसे पुकारते हुए संभालती है। सोफिया उसे घबराते हुए देखकर मन ही मन कहती है, वह अभी भी ग्रैंड कौर परिवार की यादों से डरा हुआ है। इसके बाद वह अपने हाथ उठाती है और बच्चे को सहलाते हुए कहती है, अब से आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। बच्चा रो रहा होता है और कहता है, जो भी करो। सोफिया कहती है, हाँ। इसके बाद वो बच्चे की हाथ पकड़ते हुए जाने लगती और कहती है, क्योंकि हम यहाँ है तो क्यों ना हम साथ मिलकर घर का सफ़र करें। इसके बाद वो दोनों महल को देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शौक भी हो रहे होते हैं। वो दोनों एक जगह जाकर बैठते हैं और सोफिया कुछ पढ़ने लगती है। तभी वह एक मेड आने लगती है। वो दोनों माँ बेटे एक कमरे को खोलते हैं। वहाँ अंदर जाकर वो कुछ मूर्तियाँ देख पाती है। यह मूर्तियों का कमरा होता है। वो दूसरे कमरे में जागते हैं जहाँ बहुत सारी ड्रेस होता है। ये ड्रेस रूम होता है जहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ भी होती है। जाते जाते सोफिया मन ही मन कहती है, इस जगह में सचमुच सब कुछ है। पीछे खड़ी मेड बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी सोफिया अपने बेटे एडम को देखती है जो कि खिड़की के सामने ही बैठा होता है। उसे देख वो मन ही मन कहती है, छोटे बच्चे के खिलौने के लिए कुछ भी नहीं है ना। फिर वो मन ही मन कहती है, ठीक है। सीन कट होता है और हम सोफिया के फादर को देख पाते हैं जो कि कुछ कागजातों पर साइन करते हुए सोफिया की बातें ही सोच रहे होते हैं। हालांकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया। क्या सोफिया सचमुच एडम को बड़ा कर सकती है? उन्हें याद आता है कि सोफिया ने कहा था पढ़ाई पसंद नहीं है। यह अतीत की मेमोरी होती है जहाँ पर सोफी किसी से लड़ रही होती है। यह सारी चीज़ें सोफी के फादर सोच रहे होते हैं। सोचते सोचते वो अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आता है, फादर। और हम सोफिया को देख पाते हैं जो आकर कहती है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। फादर यह बातें सुनकर बेचारे सदमे में चले जाते हैं। सीन कट होता है और हम कुछ मज़दूरों को देख पाते हैं जो कि बक्से लेकर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर हम हमारी नायिका सोफिया को भी देख पाते हैं जिसके पीछे बहुत सारे गिफ्ट पड़े होते हैं और बटलर भी उसके पीछे ही होते हैं। वो आगे बढ़ती है और कहती है, ये भी अच्छा है और यह भी। हम सोफिया के फादर और उसकी बच्चे एडम को देखते हैं जहाँ पर एडम अपने नाना से पूछता है कि माँ कहाँ है। जवाब में एडम की नाना जी उसे कहते हैं, वह एक मेहमान के साथ है, क्या हम इंतज़ार करते हुए खेले। सीन कट होती है और हम फिर से सोफिया पर लौट आती है जहाँ वो अपने मेड्स को ऑर्डर दे रही होती है। उसके हाथ में एक कागज होती है और पीछे से मेड जा रहे होते हैं। एडम की नज़र तभी अपने मॉम पर जाती है जहाँ उसकी मॉम खरगोश हाथ में लिए खड़ी होती है और मेड्स जो होते हैं वो बच्चों की घर तैयार कर रहे होते हैं। सोफिया आखिरकार सब कुछ ठीक कर लेती है और चमकते हुए कहती है, ठीक है। तभी एक मेड आकर एक सोफिया के फादर को पुकारता है। हम देखते हैं सोफिया की फादर और मदर एडम के साथ जा रहे होते हैं। वह तभी एक कमरे में आते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। एडम तो बेचारा शौक में होता है, उसकी आंखें चमक रही होती है। तभी एक स्वीट सी आवाज़ आती है, एडम यह सब आपके लिए है। ये कोई और नहीं सोफिया होती है जिसके हाथ में एक खरगोश होता है, यानी कि एक टेडी बियर। यह टेडी बियर नहीं टेडी रैबिट होती है, जिसे देखकर एडम बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने मॉम से कहता है, सच में क्या यह सब कुछ मेरे है? सोफी कहती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो एक छोटा सा तलवार उठाता है और उससे स्टाइल मारते हुए कहता है, मदर थैंक यू। सोफी उसकी बातें सुनकर मन ही मन कहती है, अब से एक बच्चे को चाहिए। यहाँ पर हम एडम की नानी को देखते हैं जो कि एक टेडी बियर लेकर एडम को दुला रही होती है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। सोफी यह सुनकर हंसते हुए कहती है, अब लगभग नाश्ते का समय हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि आज हमारे पास क्या होगा। फिर वो लोग जाने लगते हैं
और एडम किसी चीज़ को देखता है और दौड़ते हुए जाने लगता है। मैड उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। वो गौर से देखता है। कोई चिल्लाकर कहता है, आप कौन हैं? और उसकी आवाज़ के साथ एडम के हाथों से तलवार गिर जाती है। सोफिया भी पीछे हाँफते हुए आ रही होती है। हम उस एक खूबसूरत इंसान को देखते हैं जो कि बिना कपड़ों का होता है और अपना तलवार ताने हुए होता है एडम के ऊपर। बेचारा एडम ज़मीन पर पड़ा होता है। सोफी जल्दी से जाकर अपने बच्चे एडम को संभालती है और मन ही मन कहती है, ये कौन है? वो खूबसूरत इंसान लॉरेन होता है जो कहता है यह बच्चों के रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर एडम घबरा कर रोने लगता है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा होता है। सोफिया उसे देख मन ही मन कहती है, अचानक एक बच्चे पर अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हो? वो गुस्से में मन ही मन कहती है, ये इंसान कौन है? वो लॉरेन की तरफ गौर से देख रही होती है। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 3 ख़त्म होती है। आइए चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लॉरेन सामने खड़ा होता है और सोफिया अपने बच्चे के साथ ज़मीन पर बैठी होती है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आप एक बच्चे पर तलवार कैसे तान सकते हैं? आखिर आप कौन हैं? लॉरेन चुप रहता है। तभी आवाज़ आती है, लॉर्ड लॉरेन। ये बटलर होते हैं जो पीछे से पुकारते हैं और लॉरेन झुकता है। लॉरेन सुनकर सोफिया थोड़ी सी ख्यालों में डूब जाती है। यहाँ पर लॉरेन एडम को उसकी तलवार देते हैं। एडम अपना तलवार लेता है। सोफी मन ही मन कहती है कि यह सचमुच यही इंसान हो सकता है। नोवेल निंदा का गीत से नायक नाइट कमांडर लियो लॉरेन एस्टिन वारिस और एक्स परिवार के तलवारबाजों के उत्तराधिकारी नॉर्थ ईस्ट में सबसे मजबूत माने जाने वाले सैरोमैन है। सच्चाई बहाल करने के लिए उन्होंने उग्र सोफिया को कैद कर लिया और उसने अपने सहयोगी एडम को निर्वासित कर दिया। ऐसे हीरो यहाँ क्यों हैं? वो थोड़ी सी घबराई होती है। इसके बाद हम महल के सीन देख पाते हैं जहाँ सोफिया के मदर फादर और लॉरेन बैठे होते हैं। यहाँ सोफिया पूछती है, क्या लॉरेन परिवार का क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में नहीं था? फादर कहते हैं, वह पिछले महीने सरकारी कामकाज के लिए राजधानी आए थे। लॉरेन भी जवाब में कहता है, वह लॉर्ड मदीना की उदारता के कारण यहाँ रह रहे हैं। फादर फिर कहते हैं, उनके पिता के मेरे पिता के साथ पुरानी दोस्ती है। झुकते हुए सोफिया कहती है, मैं अपनी पिछली अशिष्टता के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद ही सुनकर लॉरेन कहता है, आपको चौंका देने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। वो एडम से कहता है, मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए यह एक ख़तरनाक जगह है। उनकी माँ होने के नाते क्या आपको उन पर कड़ी नज़र नहीं रखनी चाहिए? मैं हमारी नई लापरवाही के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सोफी कहती है, नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि बगीचे में तलवारें घूमेगी, जैसा कि कोई अब से उसी घर में रहेगा। वो तीखी नज़रों से देखती हुई कहती है, मैं थोड़ा सोचती हूँ। लॉरेन भी उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर घूरते रहते हैं। फिर एडम चिल्लाकर कहता है, मुझे माफ़ करें, अब से मैं और ज़्यादा सावधान रहूँगा। सोफिया एडम की तरफ देखती है। लॉरेन जवाब में कहता है, मैं समझ गया। एक और बात, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपनी तलवार कभी मत गिराओ। युद्ध में यह एक सीरियस मामला हो सकता है। एक मर्द के रूप में आपको उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जिन्हें आपकी रक्षा की ज़रूरत है। सोफिया और एडम लॉरेन की बातें आंखें बड़ी बड़ी कर सुन रही होती है। एडम उसकी बातें सुनकर हाँ में जवाब देता है। फिर
लॉरेन उठ जाता है जाने के लिए। उसे देखकर सोफिया मुंह बनाती हुई सोचती है, यह क्या है? यह युद्ध का मैदान नहीं है, यह घर है। पिताजी अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। क्या मुझे आपसे INS ईड छोड़ने के लिए कहना चाहिए? सोफी अपने फादर से कहती है, प्लीज़ इसे बंद करो पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद वो चाय पीने लगती है तो मॉम कहती है, सरकारी कर्तव्यों के दौरान आवास उपलब्ध करना राजधानी में रहने वाले एक कुलीन इंसान का कर्तव्य है ना? कुछ समय पहले तक आप इस बात से सहमत नहीं होते। सोफिया यह पर बताती है, खैर क्योंकि यह सरकारी कर्तव्य के लिए है, इसलिए आप संभवतः यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेंगे। सोफिया की मॉम खुश होते हुए कहती है, तो फिर हम सभी अगले साल में फेस्टिवल में भाग लेंगे। यह सुनकर सोफिया और एडम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सोफिया मन ही मन कहती है, हाँ, अगले साल तुम्हारा मतलब है पूरा 1 साल साथ में बिताना। वो शौक हो जाती है। सीन कट होता है और हम लॉरेन को देखते हैं जो कि जा रहा होता है और लॉरेन को जाते हुए सोफिया खिड़की से देख रही होती है। उसे देखते देखते वो मन ही मन कहती है, तो लियो ऐसा दिखता था। मैं कह सकती हूँ कि वह सुंदर है, लेकिन उसमें कोई आकर्षण नहीं है। भले ही वह चिल्लाए और जयकार करे, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वैसे वह इंसान मदीना परिवार के साथ रह रहा है और फिर भी वह उनकी बेटी को सजा देता है। खैर, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैं बस अपना आनंद उठाऊंगी। इसके बाद वह अंगड़ाई लेते हुए कहती है, जैसा कि कहा गया है, घर पर रहना उबाऊ है। मेड आती है और कहती है, शहर में घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है? सोफिया इस बात से खुश हो जाती है और मेड को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा लग रहा है, मैं अपनी गति में एक नया बदलाव चाहती हूँ। फिर वह मनी हम सोचती है, मैं यह भी चाहती हूँ कि एडम को बाहर भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल सके। इसके बाद वह एडम को पुकारती है। एक मेड एडम को तैयार कर रही होती है और एक सोफिया के बाल संवार रही होती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे तैयार हो जाते हैं। सीन कट होता है और हम महल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सोफिया और एडम कहीं जा रहे होते हैं और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं। जाते जाते सोफिया एडम से कहती है, एडम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। एडम अपनी माँ की बातों की जवाब देते हुए कहता है, मुझे पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है, तुम्हें पता है। इसके बाद सोफिया एक आउटफिट को दिखा दी और कहती है, इसे देखो, क्या इस तरह का कमरा अच्छा नहीं लगता? वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और पीछे 2 लोग होते हैं। वहाँ मौजूद लड़की सोफिया को पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर सोफिया पीछे पलटती है। वह लड़की दौड़कर आकर सोफिया के सामने खड़ी होती है, जिससे सोफिया घबरा कर कहती है, अरे रुको, यह क्या है? वह लड़की आकर सोफिया के हाथ पकड़ लेती है और सॉफ्ट आवाज़ में कहती है, क्या यह सचमुच सोफिया है? सोफिया कहती है, हाँ हाँ यही है। इसके बाद वो लड़की सोफिया को गले लगा लेती है। सोफिया कहती है, अरे रुको, मैं चिंतित हूँ। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सोफिया उसे कांपती आवाज़ में संभालती हुई कहती है, अब रुकिए, आप सच में कौन हैं? सोफिया के पूछने पर वह लड़की जवाब देती है, इतने लंबे समय के बाद भी आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं मारियान, आपकी दोस्त। सोफिया यहाँ पर हैरान हो जाती है। इसके बाद मारियान की नौकरानी आती है और कहती है, महोदया, क्यों ना हम कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ हम शांत होकर बात कर सके। मारियान अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, वो ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। यहाँ पर सोफिया और एडम दोनों ही असमंजस में पड़े होते हैं। इसके बाद एक खूबसूरत जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर एडम उसी लड़की से बात कर रहा होता है, यानी कि मारियान से बात कर रहा होता है।
आप माँ की दोस्त हैं। मारियन जवाब में कहती है, हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि चाय पी रही होती है और मारियन के बारे में याद करते हुए कहती है, मारियन वह अजीब आदमी जो सोफिया के साथ रहा, चाहे उसने उसके साथ कैसा भी बिहेवियर किया हो। गृह युद्ध के बाद उसने सोफिया की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वतंत्र कार्यों ने उसका गुस्सा अर्जित किया। मुस्कुराते हुए हमारी प्रेजेंट की सोफिया मन ही मन कहती है, वह एक कैरेक्टर है जिसे मैंने मार डाला। इसके बाद मारियन कहती है, मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप अच्छा कर रहे हैं। यह आपकी शादी के बाद से ही है ना? क्या यह पहले से ही लंबे समय से है? मारियन कहती है, हाँ, मैं आपसे मिल नहीं सकी और मेरे लेटर का कोई जवाब भी नहीं आया। मारियन रोते हुए सॉफ्ट सी आवाज़ में कहती है, मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। यह क्या है? उसकी बातें सुनकर यहाँ पर सोफिया पिघल रही होती है। मारियन सॉफ्ट सी आवाज़ में फिर से कहती है, मैं समझती हूँ सोफिया। सोफिया का बहुत प्यार किया गया। सोफिया कहती है, मैं हर बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि मैं घर वापस आ गई हूँ। जिससे मारियन खुश हो जाती है और कहती है, सुनने में अच्छा है, इसलिए अब सब ठीक है ना? यह बातें सुनकर सोफिया मुस्कुरा देती है। मारियन मुस्कुराती हुई कहती है, तुम अपना दिया हुआ वादा निभाओगे है ना? और इसी के साथ हमारी चैप्टर 4 होती है ख़त्म। चैप्टर 5 में सोफिया हमें बताती है पिछला सारांश, यानी कि समरी। एक दोस्त से फिर से मिलना जिससे मैंने एक अनजान वादा किया था। मारियन जाते हुए कहती है, मैं किसी और दिन आपको फिर से इनवाइट करूँगी। मारियन के जाने के बाद सोफिया को एक लेटर मिलती है। वो उस लेटर को देखते हुए कहती है, उस दिन हमने सोफिया के साथ जो बात की थी, शायद राइटर को यह थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सोफिया की जगह शायद मारियन होना चाहिए था। और यहाँ पर फिर बताया जाता है, मुझे एक दोस्त की पार्टी में इनवाइट किया गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चले। सोफिया सोचने लगती है, तो यह वह वादा है, यानी कि उसे एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है उसकी वादा। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी हो रही होती है। सोफिया सोच रही होती है, क्योंकि मैं ग्रैंड कौर परिवार के साथ बाहर जाने की अनुमति में नहीं थी। वो एक सुंदर सी छाता लेकर आगे बढ़ रही होती है और अपने बेटे एडम से कहती है, मुझे सार्वजनिक रूप से आए हुए काफ़ी समय हो गया है। एडम हाँ करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी माँ को सॉफ्टली पुकारते हुए कहता है, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा। सोफी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और हाथ पकड़ते हुए कहती है, वह कितना अच्छा करने वाला। उसके बाद हम एक खूबसूरत जगह को देख पाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और फुसफुसा रहे होते हैं। क्या वह सोफिया है? वह आखिरी बार सार्वजनिक रूप से कब सामने आई थी? मुझे हैरानी है कि उसे किसने इनवाइट किया। सोफिया फुसफुसाहट सुनकर सोचती है, ओ माय, उसका काफ़ी स्वागत हो रहा है। तभी मारियन आती है और पुकारते हुए कहती है, सोफिया, मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। सोफिया भी सॉफ्ट लहजे में कहती है, मुझे अपना वादा पूरा करने का मौका देने के लिए शुक्रिया मारियन। मारियन आगे बढ़ती है और सोचने लगती है, मैंने एक दिन ऐसा ही सोचा था, लेकिन क्या वातावरण बदल गया है? सोफिया अपना माथा पकड़ती है और कहती है, जब से मेरी शादी हुई है तब से कई चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पर मारियन एडम से मिलती है और कहती है, अच्छा ऐसा है। और एडम मारियन को नमस्ते कहता है। मारियन कहती है, आप तो एडम को भी अपने साथ लाए हैं।
मारियन की बातें सुनकर सोफिया कहती है, तो मैंने क्या गलत किया? मारियन मुंह बनाते हुए कहती है, तो क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं आया है ना? सोफिया बताती है, खैर यह कोई नॉवल में लिखी हुई बात नहीं है। मारियन कहती है, याद है जब सोफिया ने गलती से बाल पर लेडी परनेट की ड्रेस पर दाग लगा दिया था। बॉल पर कपड़ों के रंग आपस में टकराते हैं, है ना? तुमने इसे मुझ पर थोपा और घर चले गए। मुझे माफ़ी के तौर पर एक एहसान देने का वादा किया था, याद है? सोफिया याद करती है। नरेटर बताता है, सोफिया खलनायक बने बिना भी उसे सच में यह काम कर दिखाया। तो यह बात है, सोफिया को याद आती है। फिर वह थोड़ी देर चुप ही रहती है। तभी एक आवाज़ आती है, आप आ गए, मैं देख रहा हूँ। यह एक लेडी होती है जो वहाँ आती है, जिसे देखकर मारिया नमस्ते करती है। वहाँ पीछे खड़ी एक लड़की कहती है, क्या आप हाल ही में चाय पार्टियों में नहीं आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अन्य जानकारी नहीं है। दूसरी कहती, हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज आप अकेले नहीं हैं। यह सब सोफिया के पीछे पड़े होते हैं। वही लड़की फिर से चिल्लाकर कहती है, एक भव्य परिवार को देखना दुर्लभ है। नहीं, यह मदीना परिवार की लेडी सोफिया है। और हंसने लगती है। वो तीनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। सोफिया मारियन से फुसफुसाकर पूछती है, वह फिर कौन थी? मारियन कहती है, यह मोडोबा जोन परिवार की लेडी डोबोरा है। जब से तुमने बाहर जाना बंद कर दिया है, वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। लेडी डोबोरा कहती है, काफ़ी समय हो गया है, आप अच्छे दिख रहे हैं। हंसते हुए सोफिया जवाब देती हैं, सच में काफ़ी समय हो गया है। लेडी दोबारा डींगे मारती हुई कहती है, आप अपना चेहरा फिर से दिखाने में कामयाब हो गए हैं। क्या आप अकेली हैं और किसी नए साथी की तलाश में हैं? मारियन चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तो बहुत ज़्यादा है। पीछे खड़ी और एक लड़की कहती है, क्या दीवार का फूल शांत रह सकता है? लेडी दोबारा उसकी बातें सुनकर कहती है, जब सोफिया आसपास होती है तो वह कमरे को रोशन कर देती है। आपकी सामान्य सुंदरता का क्या हुआ? मारियन यहाँ पर घबरा रही होती है और कुछ ना कहते हुए चुप होती है। लेडी दोबारा कहती है, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चे को अपने परिवार के घर वापस भी ले आए हैं। हम एडम को देखते हैं, जो बेचारा घबराया हुआ लेडी दोबारा को देख रही होती है। सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप काफ़ी अच्छी तरह से जानती है। लेडी दोबारा कहती है, हर किसी को पता है, आप बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं रहे हैं। मोनोलाइज करने की कोशिश में काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। तुमने तो दूसरे लेडी को भी भगा दिया। यह सब सिर्फ इसलिए करना कि कुछ ही सालों में आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए। लेडी दोबारा सोफिया की मजाक उड़ा रही होती है और वो अब भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ट्रिस्टन दुर्भाग्यशाली है। लोगों की फुसफुसाहट चल रही होती है। यह थोड़ा कठोर है, क्या आपको नहीं लगता? सोफिया चुप होती है। इसके बाद सोफिया कहती है, मैं उस समय के लिए माफ़ी चाहती हूँ, ज़रूर से ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेडी दोबारा चौंक जाती है। अब सोफिया लेडी डोबेरा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि यह एक ज़रूरी पार्टी है, तो आइए भविष्य के लिए एक रचनात्मक बातचीत करें। क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था, मुझे ध्यान का केंद्रित बनने पर बुरा लग रहा है। लेडी दोबारा यहाँ पर चिढ़ जाती है और दांत सिकुड़ने लगती है। फिर से फुसफुसाहट चलने लगती है। बातें चल रही होती है, आप काफ़ी बदल गए हैं, है ना? मुझे हैरानी है कि क्या अब आप घर
घर बसा चुके हैं क्योंकि अब आपका बच्चा है। मारियन पास आती है और कहती है, आप एक नोबल लेडी की तरह बन गई हैं। लेडी दोबारा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेडी दोबारा मन ही मन कहती है, ये क्या है। मैंने सोचा कि वो गुस्सा हो जाएगी और हंगामा शुरू कर देगी। लेकिन सूफिया का इस तरह मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है। ये औरत, मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तभी एडम कुछ देख पाता है। वो शॉक हो जाता है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ की तरह बढ़ता है। हम लेडी दोबारा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिड़ी होती है और मन ही मन कह रही होती है, इतना उधार मत बनो। उसकी ड्रेस गंदी हो गई तो वो चुप नहीं रह पाएगी, ठीक है। वो एक शरबत का गिलास उठाती है। सोफिया भी ये नोटिस कर पाती है। लेडी डुबर एक गुस्से में मन ही मन कहती है, अपना असली स्वभाव दिखाओ। वो गिलास लेकर आगे बढ़ रही होती है और एडम भी पीछे से आ रहा होता है। इसी के साथ हमारी चैप्टर 5 ख़त्म होती है। चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सोफिया यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स देती है और लेडी दोबारा के हाथ पकड़ लेती है और उन्हें कस के पकड़ती है, जिससे लेडी दोबारा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर सोफिया लेडी दोबारा को डांस पोजीशन स्टाइल में पकड़ती है, जिससे लेडी दोबारा शॉक हो जाती है और साथ में मारियन, एडम और लेडी दोबारा के साथ आई हुई वो दोनों लेडीज़ भी। सोफिया कहती है, वाह माई, जहाँ कदम रख रहे हैं वहाँ सावधान रहे। फिर वह हंसती है और कहती है, आखिरकार यह कोई बॉल रूम नहीं है, हम डांस को किसी और समय के लिए बचा सकते हैं। लेडी दोबारा यहाँ पर शॉक हो जाती हैं। सोफिया लेडी दोबारा के पास जाती है और कहती है, क्या आप आज के लिए त्याग देंगे? आप अपने आप को और ज़्यादा अपमानित नहीं करना चाहते हैं। वहाँ लोग फुसफुसा रहे होते हैं और लेडी दोबारा की तो शक्ल ही उतरी हुई होती है। लेडी दोबारा के साथ आई हुई वो लड़कियाँ कहती हैं, चलो अब चलते हैं। लेडी दोबारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दांत पीसती है और चिल्लाकर कहती है, आप एक अच्छे इंसान की तरह बिहेवियर करने की कितनी भी कोशिश करें, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि आपने लॉर्ड ट्रिस्टन का अपमान किया है। सोफिया मन ही मन सोचती है, वो तो ये वही है। लेडी डोबारेन चिल्लाकर कहती है, ग्रैंड कौर परिवार की ब्लड रेखा चुराने के लिए आप पागल हो गए होंगे। वो एडम को पॉइंट करते हुए यह बात कहती हैं और चिल्ला कर कहती है कि किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेडी दोबारा की दोस्त लेडी दोबारा को घसीट कर वहाँ से ले जाने लगते हैं तो सोफिया कहती है, यह बहुत ज़्यादा कठोर शब्द हैं। फिर एडम सोफिया के पास आकर कहता है, माँ क्या आप ठीक है? सोफिया हंसते हुए जवाब देती है, मैं ठीक हूँ एडम, मुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। यह खतरनाक था, आपने इसे अच्छी तरह से नोटिस किया। एडम जवाब देता है, हाँ, उसने अपनी ड्रेस गंदी होने का जिक्र किया। सोफिया को याद आता है, क्या उसने सचमुच ऐसा किया था? एडम खुश होते हुए कहता है, लेकिन माँ तुम तो बहुत मस्त थी, ऐसे घूम रही थी। मारियन आती है और वो भी कहती है, हाँ यह अमेजिंग था, क्या आप इसे मुझे भी दिखा सकते हैं? सोफिया उन दोनों की बातें सुनकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था यह कोई बॉल रूम नहीं है। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें ही देख रहे होते हैं। सोफिया की नज़र किसी पर पड़ती है, वो होता है लॉर्ड लॉरेन। लॉरेन भी उस पार्टी में मौजूद होता है और अपने असिस्टेंट से कुछ कह रहा होता है। सोफिया उसे गौर से देखती है। सीन कट होता है, महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ
सोफिया और एडम दोनों ही बिस्तर पे पड़े होते हैं। सोफिया बिस्तर पे पड़ी पड़ी सोचती है, बहुत थक गई हूँ। उसे याद आता है कि मैंने सोचा था कि वो खाना खाते समय सो जाएगा। वो देखती है कि एडम सो रहा है। वो उसकी सिर पे हाथ सहलाती है और सोचती है, वह इंसान, वह पागल। और लेडी डुबारन के बारे में सोचती है, भले ही यह एडम के लिए है। देखते यह है कि मैंने उसे उसके पिता से अलग कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत चुनाव किया है, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरी भावनाएं उस तक नहीं पहुँचेंगी। वह अपनी पुरानी सेंस को याद करती, यानी कि पुरानी जो ज़िंदगी थी उसकी, और कहती है यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। तभी एडम की आंखें खोलती है। वो धीरे से आगे बढ़ता है, अपनी माँ के सिर पे हाथ रखता है और सॉफ्टली कहता है, मैं समझता हूँ आप मेरे लिए क्या कर रही हैं माँ। वो अपने मॉम की तरफ देख कर हंसता है और उसकी छोटे छोटे हाथों से सोफिया की गाल पकड़ कर कहता है, माँ आई लव यू। यह कहते हुए अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है। सोफी मन ही मन कहती है, ये कितना गर्म है, एडम का शुद्ध प्यार। वो अपने पुराने ज़िंदगी के लोगों को याद करते हुए सोचती है, धीरे धीरे दर्दनाक अतीत पिघल जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिन्हें देखकर एडम घबरा जाता है और कहता है, क्या आपको कहीं चोट लगी है। सोफी रोते रोते कहती है, नहीं, यह कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। एडम उसे कसकर गले लगा लेता है। वो भी एडम को कसकर गले लगाती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और फिर सोफिया एडम से कहती है, शुक्रिया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, अब मेरी बारी है। उसके बाद वो एडम को अच्छे से पकड़ती है और देखते देखते एडम सो जाता है। सोफिया सोचती है, वह बहुत चौकस और दयालु है, ठीक उसी समय की तरह। ऐसा लगता था जैसे वह लोगों की भावनाओं को समझता था। उसकी क्षमता पहले से ही इतनी बड़ी सिचुएशन में प्रकट हो चुकी थी। वो उसे सोता हुआ देख मन ही मन कहती है, ग्रैंड कौर परिवार की विरासत में मिली शक्ति। और इसी के साथ दोस्तों हमारी चैप्टर 6 ख़त्म होती है। चलो चैप्टर 7 में दाखिल होते हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक सुंदर सी स्टोलन गोल्ड। हम सोफिया और एडम को देखते हैं जो कि उसी को ही घोल रहे होते हैं। एडम सोफी से कहता है, चोरी का माल का क्या मतलब है। तो सोफिया एडम को समझाती है, यह उन चीज़ों को रेफर करता है जो अन्य लोगों या दुकानों से चुराई गई थी। तभी हम लॉर्ड लॉरेन को देख पाते हैं, जब वहाँ आकर कहते हैं, हाल ही में पड़ोसी देश में एक कपड़ों की दुकान में चोरी हुई है। हमें यह पता इसलिए चला क्योंकि चोरी की गई वस्तुओं की सूची शूरवीरों के साथ साझा की गई थी। लॉर्ड लॉरेन की बातें सुनकर सोफिया कहती है, तो क्या इसे लाने वाला व्यापारी दोषी है। लॉर्ड लॉरेन जवाब में कहते हैं, नहीं, वह एक पीड़ित है जिसने अनजाने में चोरी का सामान खरीदा है। तभी वहाँ पर सोफी की मॉम आ जाती है और कहती है, वह एक जाना पहचाना चेहरा था, इसीलिए मुझे कोई शक नहीं हुआ। वह लगातार माफ़ी मांगता रहा। तभी लॉर्ड लॉरेन कहते हैं, अब जब हम जानते हैं कि ये राजधानी में प्रसारित हो रहे हैं तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्लीज़ घबराहट से बचने के लिए इस जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। लॉर्ड लॉरेन की बातें सुनकर सोफी सोचती है। सोफी कहती है, फिर भी आपको कैसे पता चला कि ये सूची में है। रंग बदलने वाले प्रभाव वाला डायमंड काफ़ी दुर्लभ है और यह दूसरे की तुलना में काफ़ी महंगा था, इसीलिए यह अलग दिख रहा था। सोफी लॉर्ड लॉरेन की बातें सुनकर सोचती है, जैसा कि मदीना परिवार से उपेक्षा की गई थी, यानी कि एक्सेप्ट की गई थी, कोई कह रहा होता है। सोफी कहती है, तब मैं इसकी देखभाल करूँगी। वो लेडी कहती है, थैंक यू।
और कहती है, मुझे वह टुकड़ा सचमुच पसंद आया। एडम भी उसकी तरफ देख रही होती है। सोफी यहाँ पर कुछ सोच रही होती है। सीन कट होती है, महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग होते हैं, यानी कि ये महल के बाहर का सीन होता है जहाँ एडम और सोफिया दोनों ही खड़े होते हैं। जहाँ सोफिया कहती है, तो एडम आज का मिशन क्या है? एडम फिर जवाब देता है, हम दादी के लिए एक नया ब्रोच ढूंढ रहे हैं। सोफिया इशारा करते हुए कहती है, यह सही है, तो फिर चलो बाहर चले। तभी उसे एक जो भारी सा आवाज़ सुनाई देता है, आप क्या कर रहे हैं? जिससे सोफिया घबरा जाती है। ये कोई और नहीं, लॉर्ड लॉरेन होते हैं। घबरा कर सोफिया कहती हैं, चुपचाप आकर मुझसे बात मत करना। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। लॉर्ड लॉरेन कहते हैं, क्या आप भूल गए कि मैंने आपको क्या कहा था? और यह समय यूं ही इधर उधर भटकने का नहीं है। फिर हम लुकास को देखते हैं जो कि वहाँ आया होता है और कहता है, अभी अभी इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे देखकर सोफी थोड़ा शॉक में चली जाती है। इसके बाद लुकास कहता है, यह पहली बार है जब मैं आपको सीधे तौर पर नमस्कार कर रहा हूँ मिस सोफिया। मेरा नाम लुकास है। यह सब सुनकर सोफिया कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना नाम कब दिया था। लुकास फिर कहता है, वह बस कुछ ही चुनिंदा लेडियों से बात करते हैं, यानी कि वो लॉरेन को इशारा करते हुए यह बात कहते हैं। इसके बाद सोफिया हमें बताती है, मुझे वो नॉवेल याद है। वो लियो का शरारती लेकिन अच्छा दोस्त था। लुकास फिर कहता है, आज आप इधर कैसे? हंसते हुए सोफिया कहती है, कुछ सिचुएशन के कारण मैं अपनी माँ के लिए कुछ नए सामान खरीदने की सोच रही हूँ। उसे ऐसा हंसकर बातें करता देख लॉर्ड लॉरेन मुंह बना लेते हैं। लुकास हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उस मामले में पत्थर की दीवार वाला स्टोर अपने उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। सोफिया लुकास की बातें की जवाब देते हुए कहती है, आप ज्ञानवाद प्रतीत होते हैं, शुक्रिया। लुकास फिर आँख मारते हुए फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बुलाए, मैं अभी वहाँ रहूँगा। हम लॉरेन को देखते हैं जो कि पलट कर कहते हैं, हम वापस ही होंगे, लेकिन प्लीज़ ध्यान खींचने से बचे। लुकास यह कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। एडम बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट हमारी जो नायिका सोफिया होती है वो मुंह बनाते हुए सोचती है, उन्हें हमेशा एक अतिरिक्त कमेंट जोड़नी पड़ती है। इसके बाद हम महल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे सोफी कहती है, क्या आप मुझे कुछ बड़े ब्रोच दिखा सकते हैं? मैं एक परिवार के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। वहाँ मौजूद आदमी कहता है, ज़रूर से, बस इधर ही। इसके बाद बहुत सारे स्टोन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। उन्हें देखकर सोफिया मन ही मन सोचती है, यह सभी टुकड़े खूबसूरती से चमकते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी वैसा प्रभाव नहीं है जैसा मैंने घर पर देखा था। शायद उनके पास वह पत्थर हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। यह एक लंबी कोशिश है, लेकिन सोफिया फिर उस इंसान से कहती है, क्या आपके पास इससे भी अनोखी कोई चीज़ है? उदाहरण के लिए एक पत्थर जो रोशनी पड़ने पर रंग बदलता है, उस तरह। सोफी की यह बातें सुनकर वहाँ मौजूद वो लड़का तो शौकी हो जाता है और कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा लगा जैसे यह भाग गई है। दोस्तों, मेरे रिकॉर्ड के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है, मतलब सारे कायनात को मुझसे दुश्मनी है। वो आदमी खुशी के साथ कहता है, हमें अभी अभी रंग बदलने वाले पत्थरों वाले कुछ सामान हासिल हुए हैं। पत्थरों के लिए अपने मालिकों को चुनना कोई असामान्य बात नहीं है। क्या आप एक नज़र डालना चाहेंगे? यहाँ पर हमारी सोफी सोचती हैं,
अगर यह किसी वैध नकली टुकड़ा है तो यह ठीक है, लेकिन इसकी भी संभावना है कि यह चोरी हो गया हो। फिर सोफ़ी कहती हैं, प्लीज़ मुझे दिखाइए। फिर वह आदमी उसे बहुत सारे डायमंड्स दिखाता है और कहता है, हमारे लिए इतनी सारी वस्तुएं एक साथ पेश करना दुर्लभ है। ये पत्थर बहुत कम जगहों से आते हैं। दोस्तों, मेरा गला धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एक छोटी सी कमेंट तो बनता है ना, झूठ मूठ की ही सही, एक कमेंट ज़रूर करना। या मैं सोफ़ी उस आदमी की बातें सुनकर, यानी कि शॉपकीपर की बातें सुनकर सोचती है, ये ब्रोच पहले वाले ब्रोच जैसा ही दिखता है। मैंने चोरी की गई GOS सूची नहीं देखी है, इसलिए मैं नहीं बताती। फिर वो उस आदमी को देखते हुए सोचती है, क्या होगा अगर यह दुकान चोरों से जुड़ी हुई हो। एडम सोफ़ी को पुकारता है तो वो होश में आती है। एडम सोफ़ी से सस्पेशियस नहीं है। उसकी बातें सुनकर सोफ़ी उसकी तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, आप सचमुच बता सकते हैं। दुकानदार फिर कहता है, क्या आपको कुछ भी पसंद नहीं आया। सोफ़ी फिर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। आपने इन्हें किस ट्रेडिंग कंपनी से ख़रीदा। जवाब में वो आदमी कहता है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। वे बस कुछ सामान लेने गए थे। ओह, वे अब वापस आ गए। वो दरवाजे से देखता है। हम एक अजीबोगरीब आदमी को देखते हैं और उसके साथ और एक आदमी को देखते हैं। शॉपकीपर सोफ़ी और एडम को दिखाते हुए ये कहता है कि यह ड्रॉन्टेज ट्रेडिंग कंपनी से रिक और बेरी हैं, जिन्हें देखकर सोफ़ी मन ही मन कहती है, वे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं। और वो मुंह बना लेती है, दोनों माँ बेटे मुंह बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 7 ख़त्म होती है।